अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बेटा आपका वेलकम है मेरी यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ेंगे बेटा किरचॉफ्स लॉज। तो चलिए शुरू करते हैं किरचॉफ्स लॉज। देखिए बेटा ये जो किरचॉफ्स लॉज हैं ये हमें कॉम्प्लेक्स सर्किट्स इलेक्ट्रिकल सर्किट्स को सॉल्व करने में मदद करते हैं। तो पहले हम आपको बताएं कि सर्किट्स कितने किस्म के होते हैं। तो बेटा यहाँ पर आप देखिए मैंने दो रेजिस्टर्स को सीरीज में अरेंज किया है। यहाँ पर मैंने रेजिस्टर R1 और R2 को सीरीज में अरेंज किया है। तो बेटा इस अरेंजमेंट को जैसा कि मैं बोल रहा हूँ इसको हम इन रेजिस्टर्स को हम कहेंगे कि दे हैव बीन अरेंज्ड इन सीरीज। तो ये हमारा वोल्टेज सोर्स है, ये बेटा करंट प्रोवाइड करेगी। करंट हम I से डिनोट करते हैं। तो बेटा यहाँ पर जो करंट होगी वो भी I होगी और इस रेजिस्टर के अक्रॉस जो करंट पास होगी वो भी I होगी। तो बेटा हमने ये देखा कि जब रेजिस्टर्स या सेल्स आप कह सकते हैं जब वो सीरीज ग्रुपिंग में होती हैं तो करंट थ्रू द रेजिस्टर कांस्टेंट रहते हैं। करंट का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है, करंट डिवाइड नहीं होती है। यहाँ से हमारे पास करंट I आ रही थी और आपने देखा दोनों रेजिस्टर्स में सेम करंट जा रहे हैं। तो बेटा इस अरेंजमेंट को हम कहेंगे सीरीज अरेंजमेंट और सीरीज ग्रुपिंग। तो अब दूसरे सर्किट पे आते हैं। एक्चुअली बेटा मैं आपको बताऊं कि ये हमारा टॉपिक नहीं है, हमारा टॉपिक है किरचॉफ्स लॉज। तो बेटा किरचॉफ्स लॉज को बेहतर समझने के लिए हमें इन अरेंजमेंट्स को समझना होगा। तो चलिए सर्किट नंबर 2 पे आते हैं। यहाँ पर हमारा वोल्टेज सोर्स ये है, मैंने यहाँ पर दो रेजिस्टर्स को इन पैरेलल अरेंज किया है। इस कॉम्बिनेशन को हम पैरेलल कॉम्बिनेशन या पैरेलल ग्रुपिंग बेटा कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगर हमारे पास करंट I है जो कि सप्लाई हो रही है वोल्टेज सोर्स से, तो इस पॉइंट पे बेटा करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। जब करंट इस पॉइंट पे आएगी तो कुछ पार्ट ऑफ द करंट जो है वो R1 में चला जाएगा और जो रिमेनिंग पार्ट करंट होगा वो R2 में चला जाएगा। तो आप याद रखिए सीरीज अरेंजमेंट में करंट का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है, जबकि पैरेलल अरेंजमेंट में करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होती है। तो एक्चुअली डेफिनेशन भी है जिस सर्किट में जिस ब्रांच में करंट का डिस्ट्रीब्यूशन ना हो उस ब्रांच को, अगर हम इसको फिलहाल ब्रांच कहें सारे सर्किट को छोड़ के, तो उस ब्रांच को हम सीरीज ब्रांच कहते हैं। और जहां पर करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो उसको हम पैरेलल ग्रुपिंग कहते हैं। तो यहाँ पर बेटा करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। यहाँ से I करंट आ रही थी तो मान लीजिए सपोज कीजिए I1 यहाँ से R1 में चली जाएगी और I2 जो है रिमेनिंग पार्ट ऑफ द करंट वो R2 में चला जाएगा। तो हमने देखा कि करंट आ रही थी वोल्टेज सोर्स से, तो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ इस पॉइंट पे और कुछ पार्ट ऑफ द करंट जो था वो R1 में चला गया और रिमेनिंग पार्ट जो करंट का था वो R2 में चला गया। और इस कॉम्बिनेशन को हम बेटा कहते हैं पैरेलल कॉम्बिंग या पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टर्स। तो और यहाँ पर इस पॉइंट जहां पर करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है बेटा ऐसे पॉइंट को हम जंक्शन कहते हैं। इस पॉइंट को हम बेटा क्या कहेंगे, हम इस पॉइंट को जंक्शन कहेंगे। तो यहाँ पर एक और बात, जो इन दो करंट्स का सम होगा I1 प्लस I2 वो I के बराबर होगा, बिकॉज दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, क्योंकि बेटा यहाँ जो चार्ज सप्लाई हो रही थी, जो वोल्टेज सोर्स हमें चार्ज दे रहा है, इस जंक्शन पर उसी चार्ज का एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूशन होता है। कुछ चार्ज R1 के अक्रॉस चली जाते हैं और उसका जो रिमेनिंग पार्ट होता है वो R2 में चला जाता है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज I की जो वैल्यू होगी वो होगी I1 प्लस I2। अब बेटा सर्किट नंबर 3 पे आते हैं। तो आप यहाँ देखिए ये जो रेजिस्टर्स है नहीं ये पैरेलल में अरेंज किए गए हैं और नहीं सीरीज में है। तो बेटा ऐसे सर्किट ऐसे अरेंजमेंट को हम कहेंगे मिक्स्ड अरेंजमेंट।
तो बेटा इस या ऐसे सर्किट्स को हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स सर्किट्स, जहां पर रेजिस्टर्स नहीं पैरेलल में हो और नहीं रेजिस्टर सीरीज में हो, तो ऐसे सर्किट्स को हम बेटा कॉम्प्लेक्स सर्किट्स कहते हैं। और इन सर्किट्स को सॉल्व करने के लिए, सॉल्व मतलब करंट की वैल्यू निकालने के लिए, वोल्टेज की वैल्यू निकालने के लिए हम किरचॉफ्स लॉज का यूज करते हैं। तो बेटा यहाँ पर भी हमें करंट आई सप्लाई हो रही है और इस पॉइंट पे करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो कुछ करंट यहाँ से चली जा रही है I1 और रिमेनिंग करंट और 4 से पास हो रहे हैं। तो ऐसे अरेंजमेंट को हम बेटा मिक्सड अरेंजमेंट कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर ना ही ये सर्किट पैरेलल में है और ना ही ये सर्किट सीरीज में है। तो बेटा यही है किरचॉफ्स लॉज की इंपॉर्टेंस। ये हमें सर्किट, कॉम्प्लेक्स सर्किट को सॉल्व करने में हमारी हेल्प करता है। हम इस लॉ को, इसके लॉज को यूज करके कॉम्प्लेक्स सर्किट्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम किरचॉफ्स लॉज डिस्कस करते हैं। ओके, किरचॉफ्स के बेटा दो लॉज हैं। किरचॉफ ने दो लॉज दिए। एक को हम कहते हैं किरचॉफ्स करंट लॉ, आप ऐसा भी लिख सकते हो किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ, या हम इसको किरचॉफ्स दिस जंक्शन रूल भी कहते हैं, किरचॉफ्स जंक्शन रूल। तो बेटा पहला लॉ जो है वो है करंट लॉ, दिस लॉ इज अबाउट करंट। और दूसरा लॉ जो किरचॉफ्स का है वो है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। इसको हम बेटा ऐसे भी लिख सकते हैं KVL, यानी किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। आप इसको लूप रूल भी कह सकते हो, लूप रूल। लूप कहते हैं बेटा हम किसी क्लोज्ड सर्किट को, जो सर्किट क्लोज्ड हो उसको हम लूप भी कहते हैं। तो दो लॉज दिए किरचॉफ ने, पहला किरचॉफ्स करंट लॉ, जंक्शन रूल भी कह सकते हैं, और दूसरा किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, इसको हम लूप रूल भी कह सकते हैं। तो चलिए पहला लॉ जो है उसको डिस्कस करते हैं। अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ या किरचॉफ्स करंट लॉ, द अलजेब्रिक सम of all the currents meeting at a junction is equal to 0। तो जंक्शन मैंने आपको अभी समझाया, जंक्शन वो पॉइंट होता है जहां पर करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है या डिफरेंट करंट्स जो होती हैं वहां पर रिपीटेडली या वहां पर फिर से मिल जाती है। आपको मैं यहाँ पर दिखाऊं, यहाँ पर मान लीजिए आप, अभी आपने देखा कि ये एक रेजिस्टर है और ये दूसरा रेजिस्टर है। तो यहाँ पर हमने आपको अभी मैंने दिखाया कि हमने इनको पैरेलल में अरेंज किया था। सपोज ये I करंट है और यहाँ से I1 जा रही है, यहाँ से I2 जा रही है। तो बेटा यहाँ जो आएगी ये इस रेजिस्टर से गुजर के जब यहाँ पूछेगी तो I1 ही पूछेगी, और ये यहाँ से आके यहाँ पर पूछेगी तो I2 होगी। तो ये दोनों यहाँ पर वापस एड अप होंगी, तो हमें क्या मिलेगा? हमें वापस अपनी करंट I मिलेगी। एक बार फिर हमारे पास थी करंट, वोल्टेज सोर्स यहाँ पर हम लगा देंगे, हमारे पास थी करंट I, तो यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हुई, I1 इधर से गई, I2 इधर से गई, तो I1 यहाँ पहुंची इस जंक्शन पर, इस जंक्शन पर I1 पहुंची और I2 भी इसी जंक्शन पर पहुंची। तो यहाँ ये फिर से एडअप हो गई, तो हमें I1 प्लस I2, जो कि हमने पहले ही बताया, I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I, तो हमें अपनी करंट जो है वापस मिली। तो ऐसे पॉइंट्स को जहां पर करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो या करंट्स फिर से एडअप हो जाए, इनको हम जंक्शन कहते हैं। तो फिर चलिए बेटा किरचॉफ्स पहले लॉ को डिफाइन करते हैं। ओके, फर्स्ट लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, algebraic sum of all the currents meeting
at a junction is equal to 0। अब मसला है अलजेब्रिक मतलब क्या होता है? अलजेब्रिक मतलब होता है बेटा जहां पर हम साइन कन्वेंशन को मेंशन करें, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव जिससे सेपरेट हो, हमें पता चले कि पॉजिटिव किसको कंसिडर करें, नेगेटिव किसको कंसिडर करें, तो ऐसे सम को हम अलजेब्रिक सम कहते हैं। यहाँ डेफिनेशन पे फिर से पढ़ रहा हूँ, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स मीटिंग एट ए जंक्शन इज इक्वल टू 0। फॉर एग्जाम्पल ये इनकमिंग करंट है बेटा यहाँ पर, तो यहाँ पर ये इनकमिंग करंट्स है, मान लीजिए दिस इज I1 एंड दिस इज I2। ये दोनों करंट्स अप्रोच कर रहे हैं इस पॉइंट की तरफ, तो आप एज्यूम कीजिए कि यहाँ से हमें करंट मिली I3 और यहाँ से करंट चली गई I4, तो I1 और I2 दे आर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स द जंक्शन। बेटा इस पॉइंट को हम जंक्शन कहेंगे, जंक्शन। I1 I2 दोनों जंक्शन की तरफ जा रही है और I3 I4 जंक्शन से लीव कर रही है, तो इनको हम I1 I2 को हम कहेंगे इनकमिंग करंट्स और I3 I4 को हम कहेंगे आउटगोइंग करंट्स। इनकमिंग करंट्स का साइन हम रखेंगे पॉजिटिव और आउटगोइंग करंट्स का हम साइन रखेंगे नेगेटिव। तो अकॉर्डिंग टू, अगर इस एग्जांपल पर हम किरचॉफ्स करंट लॉ को अप्लाई करें, तो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉ I1 प्लस I2 दोनों इनकमिंग है, प्लस या माइनस, क्योंकि मैंने अभी कहा ये करंट इनकमिंग है, ये करंट भी इनकमिंग है, ये करंट आउटगोइंग है, तो इसको हम माइनस से डिनोट करेंगे, माइनस I3 माइनस I4 इक्वल टू 0। दिस इज किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, सम ऑफ अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट्स मीटिंग एट ए जंक्शन इज इक्वल टू 0। तो हमने देखा, हमें ये याद रखना है, इसमें सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर आप इनकमिंग करंट्स को पॉजिटिव कंसीडर करते हो तो आउटगोइंग करंट्स को आपको नेसेसरीली नेगेटिव कंसीडर करना पड़ेगा। यहाँ एक और स्टेप में कर रहा हूँ बेटा, आगे हम ऐसे भी लिख सकते हैं I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3 प्लस I4। तो बेटा इसको हम कहेंगे सम ऑफ इनकमिंग करंट्स इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट्स। सो बेटा इसका ऑल्टरनेटिव स्टेटमेंट आप ये लिख सकते हो किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ का, सम ऑफ इनकमिंग करंट्स इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट्स। तो हम ये भी लिख सकते हैं सम ऑफ इनकमिंग करंट्स is equal to sum of outgoing currents, outgoing currents। तो बेटा दिस इज किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। तो अब हम इसकी एक एग्जांपल लेते हैं जहां पर सर्किट में हमें करंट्स, डिफरेंट करंट्स होंगे, तो हमें उनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। ओके, उससे पहले मैं आपको बताऊं ये जो किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ है, तो इट इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, क्योंकि जितनी चार्ज यहाँ से इनकमिंग चार्ज, इनकमिंग करंट मींस ये तो फ्लो ऑफ चार्ज है पर यूनिट टाइम, तो जितनी चार्ज यहाँ से आई इस जंक्शन पर और यहाँ से आई इस जंक्शन पर, उतनी ही चार्ज, जितनी इनकमिंग चार्ज होगी उतनी ही आउटगोइंग चार्ज होगी। यहाँ तो ना कुछ पैदा होगा ना कुछ डिस्ट्रॉय होगा। तो दिस लॉ is based on the law of conservation of charge। अक्सर एग्जाम्स में ये एज ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। सो मैं यहाँ पर लिखूं किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ जो है, इट इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। बेटा इट इज बेस्ड, ये जो KCL है, बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ conservation of charge। अब हम एक एग्जांपल करेंगे। एग्जांपल हम करते हैं यहाँ पर
यहाँ बेटा ये तो 20 एम्पियर करंट आ रही है यहाँ से, और यहाँ से जो लीविंग करंट है वो है 10 एम्पियर। यहाँ इस ब्रांच में भी 7 एम्पियर करंट जा रहे हैं, तो यहाँ से एक और इनकमिंग करंट हमें मिल रही है जिसका मैग्नीट्यूड है 3 एम्पियर, और यहाँ से जो लीव कर रहे हैं करंट उसकी वैल्यू है I। हमें I की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन हमारा है कि ये I करंट कितनी होगी। तो बेटा आराम से देखिए कि ऐसे सर्किट्स को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स करंट लॉ। तो इस जंक्शन को बेटा आप पहले नाम दीजिए। हमारे पास यहाँ पर ये भी जंक्शन है और ये भी जंक्शन है, यहाँ पर भी एक जंक्शन है, यहाँ पर भी एक जंक्शन है। चलिए मैं इसको ई जंक्शन नाम देता हूँ FGH। ओके, और अच्छी तरह समझने के लिए हमने इन जंक्शन को डिनोट किया EFG एंड H से। तो बेटा यहाँ पर जो करंट होगी, जो यहाँ पर करंट होगी उसको आप फिलहाल X मान लीजिए। मान लीजिए कि यहाँ की करंट जो है वो हम X से डिनोट करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ 20 E पर मैं यहाँ किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ को अप्लाई कर रहा हूँ। तो E के लिए एट जंक्शन E, यहाँ पर हमारी 3 करंट्स हैं, एक तो है 20, 10 और X। तो 20 इनकमिंग है, हम लिखेंगे 20। बेटा ये जो 10 है ये आउटगोइंग है, आप देख रहे हैं ये आउटगोइंग है, इसको हम माइनस लिखेंगे क्योंकि साइन कन्वेंशन। अभी मैंने बोला कि अलजेब्रिक सम का मतलब होता है जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव को हम अलग अलग कंसिडर करते हैं। तो 10 जो है आउटगोइंग है, इसको नेगेटिव लिखेंगे। X तो हमें पता नहीं है ये इनकमिंग है या आउटगोइंग, तो इसको हम X लिखेंगे प्लस X is equal to 0. This is Kirchhoff's first law. Sum of algebraic sum of all currents meeting at a junction is equal to 0. तो बेटा यहाँ आप आराम से X की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर X की वैल्यू आएगी -10। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर करंट जो है वो लीव कर रही है 10 एम्पियर। नेगेटिव मतलब it is leaving, it is not incoming current but it is outgoing current। तो ये करंट इनकमिंग है, ये आउटगोइंग है और ये भी आउटगोइंग है। तो बेटा एक ब्रांच तो हमने यहाँ पर क्लियर कर लिया। अब दूसरे ब्रांच पे आते हैं। अब यहाँ पर इस F पर आते हैं, तो हमें तो यहाँ पता ही नहीं है यहाँ पर कौन सी करंट होगी, तो उसको हम Y से डिनोट करेंगे। तो F के लिए बेटा, F के लिए अब हम किरचॉफ्स करंट लॉ को अप्लाई करते हैं। तो 10A जो है F के लिए 10A इनकमिंग करंट। इनकमिंग मींस 10 एम्पियर जो है वो F की तरफ जा रही है, तो इसका हम इनकमिंग करंट कहेंगे। पॉजिटिव लिखेंगे 10। ये जो 7 एम्पियर है इट इज लीविंग, ये F से दूर जा रही है, दैट मींस इट इज आउटगोइंग करंट। इसको हम -7 लिखेंगे प्लस Y, ये तो वेरिएबल है, हमें तो पता ही नहीं इसका वैल्यू क्या है, प्लस Y इक्वल टू 0। तो आप आराम से Y की वैल्यू देख सकते हो, Y की वैल्यू होगी -3। तो बेटा Y जो होगा वो आउटगोइंग होगा, इट विल बी 3 एम्पियर। नेगेटिव मींस जो ये 3 एम्पियर है इट इज आउटगोइंग करंट, इट इज आउटगोइंग करंट। तो अब हमें यहाँ I की वैल्यू निकालनी है। तो बेटा यहाँ 10 एम्पियर करंट जो है वो H की तरफ आ रही है और 3 एम्पियर करंट वो भी H की तरफ आ रही है। इट मींस दोनों पॉजिटिव है, तो H की तरफ कितनी करंट्स आ रही है, H की तरफ 10 और 3 13 एम्पियर करंट आ रही है। तो अगर हम यहाँ पर लीविंग करंट को 13 एम्पियर से डिनोट करें, तो आप देखिए यहाँ पर जंक्शन रूल सेटिस्फाई होता है या नहीं। 10 और 3 इनकमिंग, दैट मींस टोटल इनकमिंग करंट इज 13, तो आउटगोइंग करंट भी हमने 13 के बराबर ली। तो बेटा अब यहाँ पर आते हैं, आप अगर चाहे तो यहाँ पर मैंने X लिया, यहाँ Y लिया, अगर आप यहाँ Z भी लेते हो तो भी आपको वैल्यू 13 एम्पियर ही मिलेगी। तो यहाँ अब G की बात करते हैं। G पर तो 3 एम्पियर G की तरफ जा रही है और यहाँ से 13 एम्पियर भी G की तरफ आ रही है, तो यहाँ पर जो टोटल करंट होगी वो होगी
13 + 3 दैट इज 16। इट मीन्स जो G से लीव करेगी उसकी वैल्यू भी 16 होगी। तो बेटा I की वैल्यू होगी 16 एम्पियर। तो इस तरह हम क्वेश्चंस में, न्यूमेरिकल्स में किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ को अप्लाई करते हैं। तो चलिए अब बेटा किरचॉफ सेकंड लॉ यानी वोल्टेज लॉ की बात करते हैं। ओके, किरचॉफ्स KVL किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ या लूप रूल, जैसा कि मैंने पहले बताया, लूप क्लोज्ड सर्किट को कहते हैं। तो बेटा पहले मैं आपको बताऊं ये स्टेटमेंट क्या है। ये जो लॉ है ये कहता है कि अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल EMFs, EMF मीन्स वोल्टेज सोर्स जो होता है, जो उसका वोल्टेज होता है उसको हम EMF कहते हैं। तो अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल EMFs एंड वोल्टेज ड्रॉप्स इन रेजिस्टर्स इज इक्वल टू 0। तो आगे आगे आपको सब पता चलेगा। तो स्टेटमेंट आप लिखिए, इन एनी क्लोज्ड इलेक्ट्रिकल सर्किट, in any closed electrical circuit, the algebraic sum of all EMFs मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स या सिंपली आप वोल्टेज भी कह सकते हो, या जो वोल्टेज सोर्स होगा, बैटरी होगी, सेल होगी, उसका जो वोल्टेज होता है उसको हम EMF कहते हैं। आप इसके लिए EMF के लिए आप मेरा जो मैंने प्रीवियस वीडियो बनाया उसको देख सकते हैं, तो वहां पर आपको इसका आंसर डिटेल्ड से मिलेगा। ओके, इन एनी क्लोज्ड इलेक्ट्रिकल सर्किट द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल EMFs एंड वोल्टेज ड्रॉप्स in resistors is equal to 0। इसका मतलब यह होता है बेटा, algebraic sum of EMFs, algebraic sum of EMFs plus algebraic sum of voltage drops, अगर हम शॉर्ट में लिखें, दिस इज इक्वल टू 0। बेटा दिस इज किरचॉफ सेकंड लॉ, जिसे हम किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ कहते हैं। ये कहता है कि अगर हम किसी क्लोज्ड सर्किट में मूव करें, चाहे एंटी क्लॉकवाइज करें चाहे क्लॉकवाइज करें, तो जो भी हमारे अक्रॉस, जो भी हमारे वेव में EMFs आते हैं या रेजिस्टर्स आते हैं, रेजिस्टर्स में हमें लेना है वोल्टेज ड्रॉप। वोल्टेज ड्रॉप मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया, वोल्टेज ड्रॉप होता है करंट इनटू रेजिस्टेंस। IR की जो वैल्यू होती है वो होती है वोल्टेज ड्रॉप। तो हमें पहले लेना है अलजेब्रिक सम ऑफ EMFs प्लस अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप्स, इट विल बी 0। तो बेटा मैं आपको अभी एग्जांपल भी दे रहा हूँ, तो इस पे हम क्वेश्चन भी करेंगे। पहले मैं ये बताऊँ कि ये जो लॉ है इट इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो पहला लॉ जो था that was based on the law of conservation of charge. This law is based on the law of conservation of energy. This law is based on the law of conservation of energy. तो बेटा आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर भी साइन कन्वेंशन है। साइन कन्वेंशन क्योंकि हमने लिखा अलजेब्रिक सम, तो सीधी सी बात है हमें तो साइंस का ख्याल रखना पड़ेगा। तो फिर हम एग्जाम्पल भी करेंगे और इसको अच्छी तरह भी समझेंगे, लेकिन पहले साइन कन्वेंशन को समझने की कोशिश करते हैं। तो आप देखिए ये हमारी एग्जाम्पल है। पहले मैं एग्जाम्पल यहाँ पर उसकी फिगर बना रहा हूँ। तो मैं यहाँ दो रेजिस्टर्स को सीरीज में एक वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट कर रहा हूँ। ये वोल्टेज सोर्स, इसका EMF जो है E, दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज नेगेटिव टर्मिनल, दिस इज R1, दिस इज R2। ओके, यहाँ से करंट I फ्लो कर रही है, तो करंट की वैल्यू कांस्टेंट होगी, ये भी मैंने आपको बताया। तो अब हम साइन कन्वेंशन की बात करते हैं। बेटा याद रखिए, अगर आप पॉजिटिव से जा रहे हैं, पॉजिटिव से अगर मैं यहाँ से जा रहा हूँ,
इस डायरेक्शन में, तो कॉमन सेंस है हम पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं। हमें पता है कि पॉजिटिव को हम हायर पोटेंशियल कंसिडर करते हैं और नेगेटिव टर्मिनल को हम लोअर पोटेंशियल कंसिडर कहते हैं, या नेगेटिव टर्मिनल को कभी कभी ग्राउंड भी कहा जाता है। दैट मीन्स नेगेटिव टर्मिनल जो होता है जीरो पोटेंशियल पे होता है, क्योंकि बेटा हमें पता है कि जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है एक्चुअली तो नहीं होती है, ऑन द सरफेस ऑफ ग्राउंड जीरो कंसिडर की जाती है, लेकिन एक्चुअली नहीं होती है। तो हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है उसको जीरो लेते हैं। तो यहाँ पर भी इसीलिए नेगेटिव टर्मिनल को ग्राउंड तस्वीर किया गया है, क्योंकि इसका जो पोटेंशियल होता है वो जीरो होता है, और जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है इसको हम हायर पोटेंशियल पे कंसिडर करते हैं। ओके, तो अगर आप पॉजिटिव से जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं, और अगर हम नेगेटिव से जा रहे हैं पॉजिटिव की तरफ, इसका मतलब यह हुआ कि आप लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं। तो फॉर पॉजिटिव टू नेगेटिव हमें साइन लेना है नेगेटिव। अगर हम नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं तो हमें साइन लेना होगा पॉजिटिव। तो मैं यहाँ लिखूं राइज इन पोटेंशियल। राइज मतलब अगर आप नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं उसको हम कहते हैं राइज इन पोटेंशियल, उस सूरत में पॉजिटिव साइन। तो साइन कन्वेंशन बेटा, साइन कन्वेंशन की हम बात करें, साइन कन्वेंशन में अगर राइज इन पोटेंशियल हो, राइज इन पोटेंशियल, क्या मैंने कहा राइज इन पोटेंशियल मतलब नेगेटिव टू पॉजिटिव, मतलब नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो आपको बेटा साइन लेना होगा प्लस। आगे आगे हम सब कुछ ओपन हो जाएगा, सिर्फ आप देखते रहिए और आप इस पे कंसंट्रेट कीजिए। ओके, तो दूसरी बात फॉल इन पोटेंशियल। फॉल इन पोटेंशियल, फॉल इन पोटेंशियल मतलब पॉजिटिव से अगर हम नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं तो दैट मीन्स हमारा जो पोटेंशियल है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाते हुए कम हो जाता है। आपको मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, यहाँ मैक्सिमम पोटेंशियल होगा, यहाँ पर इस पॉइंट पे पॉजिटिव पोटेंशियल मैक्सिमम होगा। जो हम आगे बढ़ते जाएंगे तो पॉजिटिव पोटेंशियल डिक्रीज होता जाएगा। तो जब फाइनली हम नेगेटिव टर्मिनल पे पहुंचेंगे तो जो पोटेंशियल है वो जीरो के बराबर होगा। ओके, तो फॉल इन पोटेंशियल मतलब पॉजिटिव टू नेगेटिव अगर आप जा रहे हैं तो आपको साइन लेना होगा नेगेटिव। अब हम इसी एग्जांपल को किरचॉफ्स सेकंड लॉ से हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ओके, लेट्स कंटिन्यू। तो बेटा पहले मैं यहाँ पर इन वर्टिसेस को नाम दे रहा हूँ। चलिए ये ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी। आपको मैं बताऊँ यहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा दैट विल बी IR1। यहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा दैट विल बी IR2। क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप होता है, अगर किसी बच्चे को पता नहीं तो वो लिखिए वोल्टेज ड्रॉप जो होता है वो होता है करंट इनटू रेजिस्टेंस। मैंने प्रीवियस वीडियो में इसके बारे में आपको काफ़ी कुछ बताया है, तो आप प्लीज़ वो देखिए। तो वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पर होगा, करंट तो कांस्टेंट रहेगी क्योंकि सर्किट जो है रेजिस्टर जो है ये सीरीज में है। तो यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप होगा IR1 और यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप होगा IR2। अब हमें पहले डिसाइड करना है किरचॉफ सेकंड लॉ को अप्लाई करने के लिए कि हम किस पॉइंट से शुरू करें। हमारी मर्जी है कि हम किस पॉइंट से शुरू करें। ए से भी शुरू कर सकते हैं, बी से भी, सी से भी, डी से भी। यहाँ पर मैं इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस को भी मेंशन कर रहा हूँ। ओके, सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r, इसका डिस्कशन भी हमने पिछले वीडियो में किया है। तो पहले हमें डिसाइड करना है कि हम किस पॉइंट से चलें। तो चलिए रैंडमली ए को सिलेक्ट करते हैं। ए से हम
चलते हैं डी की तरफ, तो हमारा जो पाथ होगा वो होगा ए बी सी डी ए। वापस ए इसलिए क्योंकि ये पाथ जो होना चाहिए इट शुड बी क्लोज, इट शुड बी क्लोज। सो अवर पाथ इज, बेटा हमारा जो पाथ होगा मूव करने का वो होगा ए बी सी डी ए। तो आप देखिए यहाँ पर हम कैसे सेकंड लॉ को यूज करते हैं। ए से आप देखिए, जब आप ए से शुरू करते हैं तो आपको कोई रेजिस्टर दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर कोई, ये जो वायर है कॉपर वायर होती है यूजुअली, इनमें वायर्स में, कनेक्टिंग वायर्स में हम वोल्टेज ड्रॉप को नेग्लेक्ट करते हैं, कोई रेजिस्टेंस कंसिडर नहीं करते। तो यहाँ पर ए टू बी देयर इज नो वोल्टेज ड्रॉप, छोड़िए। फिर हम बी से यहाँ पर पूछे तो यहाँ पर हमारा वोल्टेज ड्रॉप है I और 1, लेकिन ये जो है ये नेगेटिव आएगा, क्योंकि अभी आपने देखा हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, हम नेगेटिव टर्मिनल की डायरेक्शन में जा रहे हैं। पॉजिटिव से होके यहाँ पर जो हमारा पोटेंशियल था वो था पॉजिटिव पोटेंशियल, और हम पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पर अभी मैंने लिखा फॉल इन पोटेंशियल, इसको हम नेगेटिव कंसिडर करेंगे। या आप यूँ देखिए पॉजिटिव टू नेगेटिव, हम नेगेटिव जो है साइन कंसिडर करते हैं, तो आएगा बेटा माइनस आई और 1। ओके, ये भी आएगा माइनस आई और 2। ओके, फिर हम सी पर पूछे सी टू डी, देयर इज नो पोटेंशियल ड्रॉप, देयर इज नो वोल्टेज ड्रॉप। ओके, फिर हम डी से आए यहाँ तक, तो यहाँ हमारी जो है बैटरी या सेल आ गई। तो अब हमें ई को लिखना है। ई लिखते हुए हम ये देखेंगे कि हम ये जो हमारी सेल है ये नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल हम मानेंगे, तो इस यहाँ पर हम नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, दैट मीन्स ये नेगेटिव टू पॉजिटिव। सो हम ई को प्लस यहाँ पर कंसिडर करेंगे। फिर अब हमें लास्ट पे इस आर को लेना है, तो जब हम आर की तरफ आ रहे हैं तो हम फिर पॉजिटिव से हम पॉजिटिव टर्मिनल को लीव कर रहे हैं, तो आर को हमें यहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो होगा आई इंटू स्मॉल आर, क्योंकि करंट इंटू रेजिस्टेंस, तो करंट आई है और जो रेजिस्टेंस है वो यहाँ पर आर है, तो इसको भी हम पॉजिटिव कंसिडर करेंगे। प्लस आई आर इक्वल टू 0। अगर आप शॉर्टकट में याद रखें तो पॉजिटिव से शुरू करके, पॉजिटिव टर्मिनल से शुरू करके जो भी रास्ते में आपको वोल्टेज ड्रॉप आए उनको नेगेटिव लेना है, ये शॉर्टकट है। पॉजिटिव से जब मैं जा रहा हूँ तो मेरे पास वोल्टेज ड्रॉप आया, पहले आया था, इसको भी मैंने नेगेटिव लिया, आया इसको भी मैंने नेगेटिव लिया, तो फिर अगर हमने पहले ही इस आया को लिया होता तो इसको भी हमें नेगेटिव लेना है। ओके, क्योंकि मैंने अभी कहा जो भी पॉजिटिव टर्मिनल से अवे हमें वोल्टेज ड्रॉप्स आएंगे उनको हमें नेगेटिव लेना है। ओके, जब हम नेगेटिव से पॉजिटिव जाएंगे, जैसा यहाँ वोल्टेज जो है ईएमएफ, उसको हम नेगेटिव टू पॉजिटिव को हम जब नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाएंगे तो उस सूरत में जो साइन है पॉजिटिव लेंगे। तो बेटा यहाँ पर ई की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। ई की वैल्यू होगी आई आर 1 प्लस आई आर 2 प्लस आई आर। तो आगे देखिए ई की वैल्यू जो होगी वो होगी, आई को हम कॉमन आउट कर सकते हैं तो वो होगी R1 प्लस R2 प्लस R। तो इस एक्सप्रेशन में हम करंट की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, तो करंट की वैल्यू होगी I इज इक्वल टू, इसको डिनोमिनेटर में ले जाते हैं, E डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 प्लस R। बेटा ये जो एक्सप्रेशन मिला करंट के लिए मिला, ये एग्जाम्पल है। एक्चुअली न्यूमेरिकल्स में हम इसी तरह सर्किट्स को सॉल्व करते हैं। तो ये जो है इट इज इन अकॉर्डेंस विद द ओम्स लॉ। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ जो करंट होती है वो होती है ईएमएफ, जिसे हम वोल्टेज कहते हैं, ईएमएफ डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। आपने देखा जो टोटल रेजिस्टेंस है वो है R1 R2 एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। तो चलिए आप एक नीट का न्यूमेरिकल करते हैं। बेटा चलिए क्वेश्चन करते हैं।
find the value of currents I1 and I2, also find the potential difference between E and F। तो बेटा यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स सर्किट है हमारा। आप देखिए यहाँ हमने दो सेल्स को यूज किया है। एक का वोल्टेज है 1 वोल्ट और जो दूसरा सेल है उसका वोल्टेज है 2 वोल्ट। ये जो यहाँ पर 2 ओम्स और यहाँ पर 1 ओम की रेजिस्टेंसेस हमने दिखाई हैं बेटा, ये है इंटरनल रेजिस्टेंस। 2 ohm internal resistance of this cell and 1 ohm internal resistance of this cell। तो चलिए पहले इस सर्किट को समझने की कोशिश करते हैं। ओके, यहाँ पर हमने एक 5 ohm का रेजिस्टर यूज किया है। तो यहाँ भी हमने एक 5 रेजिस्टर का 5 ohm का रेजिस्टर यूज किया है। तो इस ब्रांच में E एंड F में हमने 10 ohms का रेजिस्टर या रेजिस्टेंस यूज किया है और इन दो इस लाइन में हमने 2 ohms और 2 ohms की रेजिस्टेंसेस को अप्लाई किया है। तो अब देखते हैं करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पर होता है। बेटा यहाँ से I1 करंट आ रही है, तो यहाँ इस जंक्शन पे I1 करंट आ रही है फ्रॉम दिस वोल्टेज सोर्स, और इस वोल्टेज सोर्स से I2 करंट जा रहे हैं। तो ये दोनों करंट्स यहाँ पर मिल जाती है और यहाँ से निकलती है करंट I1 प्लस I2। बिकॉज जो बेटा पॉइंट ये है, ये जंक्शन है, तो यहाँ पर ये दो करंट जो है एडअप हो जाती है और इस ब्रांच से निकलती है करंट I1 प्लस I2। I1 प्लस I2 यहाँ पहुँचती है F पर और यहाँ फिर से करंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो I1 करंट अपने सर्किट में चली जाती है और I2 करंट अपने सर्किट यानी अपने वोल्टेज सोर्स में चली जाती है। तो बेटा ये तो था इंट्रोडक्शन इस सर्किट का। हमें निकालना है I1 की वैल्यू, I2 की वैल्यू और हमें E और F के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको भी फाइंड आउट करना है। तो चलिए किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ से इस कॉम्प्लेक्स सर्किट को हम सॉल्व करते हैं। बेटा हमारा जो लूप होगा, क्लोज्ड लूप, वो होगा पहला। मैंने आपसे पहले ही कहा था जहां से आपको मर्जी हो आप शुरू कीजिए, लेकिन राइज इन पोटेंशियल हो, राइज मतलब नेगेटिव टू पॉजिटिव, उस सूरत में पॉजिटिव लेना है। अगर फॉल इन पोटेंशियल हो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, तो उस सूरत में साइन जो है नेगेटिव लेना है। तो मैं यहाँ ए से शुरू कर रहा हूँ, AEFBA। ये लूप मैंने जो ऊपर वाला लूप है इसको मैंने सिलेक्ट किया, AEFBA। चलिए AEFBA इसको हम कंसिडर करते हैं। तो बेटा देखिए ए से हमने शुरू किया, तो यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप आ रहा है। वो वोल्टेज ड्रॉप किसके बराबर होगा? करंट इनटू रेजिस्टेंस। चूंकि हम पॉजिटिव टर्मिनल से होके जा रहे हैं, हमारी जो डायरेक्शन है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ है, तो इसको हम नेगेटिव लेंगे। पॉजिटिव से नेगेटिव, जैसा कि मैंने कहा नेगेटिव, दैट मीन्स यहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो होगा करंट इनटू रेजिस्टेंस, दैट मीन्स 5I1 मगर नेगेटिव। सो -5I1 हम लिखेंगे। अब हम E पर पूछे, यहाँ तक तो E पर तो कोई ड्रॉप नहीं आ रहा है, तो यहाँ से अब हम यहाँ जाएंगे। तो यहाँ हमारा जो रेजिस्टेंस है वो है 10 ओम की और करंट है I1 प्लस I2। तो वोल्टेज ड्रॉप होगा करंट इनटू रेजिस्टेंस, दैट इज -10 इनटू I1 प्लस I2। अब -2 लिखा मैंने क्योंकि अभी भी हम पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं। माइनस तब तक लिखना है जब तक ना हम नेगेटिव टर्मिनल पे पहुंचे। नेगेटिव टर्मिनल के बाद जो हमारा वोल्टेज आएगा उसको हम पॉजिटिव लिखेंगे। तो आगे हम F पर पूछे, F से हमारा जो रेजिस्टेंस है वो 2 ओम की आती है, तो हम लिखेंगे 2 इंटू I1 -2 इंटू I1 -2 इंटू I1। फिर हम D पे पूछे, D से होके हम यहाँ पर पूछे इंटरनल रेजिस्टेंस पे, तो बेटा हम यहाँ लिखेंगे I1 इंटू 1 I1 मगर नेगेटिव 1 इंटू I1। ओके,
फिर हम यहाँ पर पूछे नेगेटिव टर्मिनल पे, अब हमें ये वोल्टेज लिखना है, तो वोल्टेज हम लिखेंगे पॉजिटिव, क्योंकि अभी जो पिछले एग्जांपल हमने की नेगेटिव से पॉजिटिव जब हम जाएंगे तो उस सूरत में +2 लिखेंगे, +2 इक्वल टू 0 क्यों? According to Kirchhoff's second law, algebraic sum of all voltage drops and EMFs is equal to 0। तो बेटा यहाँ पर करंट लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये खुद वोल्टेज है। करंट इनटू रेजिस्टेंस बिकम्स वोल्टेज, बट ये जो 2 है ये ऑलरेडी वोल्टेज को ही रिप्रेजेंट करता है। तो चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। दिस इज -5i1 -10i1 -10i2 -2i1 -1i1, इसको हम -3 लिखेंगे, -3i1 इज इक्वल टू -2 को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे। i1 कितना होगा? -5 -10 -3, दैट मीन्स -18i1 -10i2 इज इक्वल टू -2। अब हम डिवाइड करेंगे -2 से, डिवाइड यहाँ भी किससे करेंगे? -2 से। तो सारे नेगेटिव साइनस जो है वो पॉजिटिव होंगे, तो हमें मिलेगा 9i1 + 5i2 इज इक्वल टू 1। इसको हम इक्वेशन 1 से डिनोट करेंगे। ओके, अब बेटा इस लूप को लेते हैं बी से शुरू करेंगे, B-E-F-C-B। तो चलिए इस लूप को लेते हैं, B-E-F-C-B। चलिए इस लूप को लेते हैं। ओके, तो B से हम जब जा रहे हैं, बीच में हमें आता है 5 ओम का रेजिस्टेंस। हम चूंकि पॉजिटिव से जा रहे हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं, तो नेगेटिव लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर जो करंट है बेटा वो है I2, तो हम लिखेंगे 5 टाइम्स I2। ओके, फिर हम E पर पूछे, यहाँ पर हमारा जो रेजिस्टेंस है वो 10 ओम के, तो हम लिखेंगे -10 इंटू करंट है I1 + I2। फिर F से हमारा ये 2 ओम का रेजिस्टेंस आता है, तो हम लिखेंगे I2 इंटू 2 -2i2। फिर C पे पूछे, C के बाद हमारा जो रेजिस्टेंस है इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम का आता है, तो हम लिखेंगे I2 इंटू 2 -2i2, यहाँ 1 वोल्ट है, इक्वल टू 1 लिखेंगे आप, क्योंकि 1 वोल्ट, सॉरी यहाँ पर ही लिखेंगे, दूसरे स्टेप में लिखेंगे +1 इक्वल टू 0। बेटा 1 प्लस इसलिए क्योंकि यहाँ से हम पूछ के हम नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, तो वो प्लस आएगा। तो इसको सिंपलीफाई करते हैं, -5i2 -10i1 -10i2, ये कितना हो गया? -2 दैट मीन्स -4i2 इज इक्वल टू -1। तो बेटा एक और स्टेप यहाँ करेंगे, i1 जो है -10 है, -10i1, ये कितना बनेगा? 10 5 और 4 -19i2 इज इक्वल टू -1। अब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये प्लस होगा, ये प्लस होगा और ये भी प्लस होगा, तो जो इक्वेशन मिलेगी वो मिलेगी 10i1 + 19i2 इज इक्वल टू +1। ओके, तो बेटा इसको हम इक्वेशन सेकंड नाम देते हैं। तो अब हमें इन इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ेगा, जैसा कि हम मैथमेटिक्स में करते हैं। इस इक्वेशन को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि यहाँ 90 बने, और इस इक्वेशन को हम 9 से मल्टीप्लाई करें ताकि ये भी 90 बने। फिर हम सब्ट्रैक्शन करेंगे और हमें जो है I1 जो है वो कैंसिल होगा, माइनस, तो हमें I2 की वैल्यू मिलेगी।
ओके, अब इसको आप 10 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये क्या बनता है 90 I1 प्लस 50 I2 इज इक्वल टू किससे किया 10 से इक्वल टू 10, यहाँ 9 से तो 90 I1 प्लस 9 9 is 81 9 1s are 1 that is 70 I2 is equal to 9 1s are 9। तो बेटा अब सब्ट्रैक्शन करते हैं, ये माइनस ये भी माइनस ये भी माइनस, तो हमारे पास रहा ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो बेटा हमारे पास रहा 171 से माइनस करेंगे 50 तो बचेगा -121 I2 is equal to 10 minus 9 is 1, that means I2 is equal to -1/121 ampere। बेटा I2 का नेगेटिव वैल्यू पता है क्या इंडिकेट करता है? अब मैं बताऊंगा ये क्या इंडिकेट करता है। I2 का जो नेगेटिव वैल्यू हमें मिला ये क्या इंडिकेट करता है? इसका मतलब होता है सर्किट्स में नेगेटिव करंट का मतलब होता है कि ये जो वोल्टेज सोर्स है 1 वोल्ट का, ये एक्चुअल में करंट प्रोवाइड नहीं कर रही है, बल्कि ये इसकी करंट से चार्ज हो रही है। तो आप याद रखिए, ये किसी और वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। नेगेटिव करंट का मतलब होता है ये जो I2 है एक्चुअली ये यहाँ फ्लो नहीं कर रही, बल्कि यहाँ से करंट आ रही है इस सेल की तरफ जिससे ये चार्ज हो रही है। आप यूं कह सकते हैं कि दिस सेल इज चार्जिंग एट 1/121 एम्पियर। सो ये चार्ज, ये जो सेल है ये चार्ज हो रही है, बल्कि ये करंट डिलीवर नहीं कर रही है। तो नेगेटिव साइन का मतलब ये होता है। अब I2 की वैल्यू इस किसी इक्वेशन में आप सब्स्टिट्यूट कीजिए तो आपको I1 की वैल्यू मिलेगी। तो चलिए इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं। 9 I1 प्लस 5 इंटू I2 के बदले लिखेंगे -1/121 ओके इज इक्वल टू 1 आराम से। तो 1 to 1 का मल्टीपल इससे करेंगे तो ये बनेगा 9 1s are 9, यहाँ पर है शायद I ओके ठीक है, नहीं बेटा ऐसे करते हैं 9I1 -5 डिवाइडेड बाय 121 इज इक्वल टू 1। तो इसको वहाँ शिफ्ट करते हैं 9I1 इज इक्वल टू 1 प्लस 5/121। अब यहाँ लिखेंगे 9I1 इज इक्वल टू, यहाँ क्रॉस मल्टीपल है तो सिंपली मैं यहाँ पर लिखता हूँ 121 से ऐड होगा 5, ये बनेगा 126 डिवाइड बाय 121। तो 9 अब डिवाइड होगा, I1 की वैल्यू हमें मिलेगी 126 डिवाइडेड बाय 9 1s are 9 9 2s are 18 9 1s are 9। तो इसको आप डिवाइड कीजिए, आपको वैल्यू जो मिलेगा वो मिलेगा 14 डिवाइडेड बाय 121 एम्पियर का। ओके, ये तो रही करंट की बात। हमने I1 भी निकाला, I2 भी निकाला। अब हमें जो है वो ये पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस E एंड F निकालना है। तो यहाँ हम लिख के रखेंगे I2 की वैल्यू भी, I2 की वैल्यू जो है वो है -1 डिवाइडेड बाय 121 एम्पियर। ओके, अब देखिए बेटा फाइनल सेटअप, हम पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे। उस वक्त हमें जब हम पोटेंशियल डिफरेंस किसी ब्रांच में निकालेंगे तो हम साइन को कंसिडर नहीं करेंगे। अगर हम लूप रूल अप्लाई करेंगे उस सूरत में साइन कन्वेंशन का इस्तेमाल करेंगे। अगर यूं ही रैंडमली किसी ब्रांच में पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज ड्रॉप देखेंगे तो उस सूरत में साइन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पर बेटा E एंड F के दरमियान हमें लेना है पोटेंशियल डिफरेंस।
जो कि V से डिनोट करते हैं E और F के दरमियान, वो होगा बाय ओम्स लॉ करंट इनटू रेजिस्टेंस। करंट जो है वो है I1 प्लस I2 और रेजिस्टेंस 10 ओम, दैट मींस 10 इनटू I1 प्लस I2। ओके, तो बेटा 10 इनटू I1 की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कीजिए, 14 डिवाइड बाय 1 to 1, I2 जो नेगेटिव है इसकी वैल्यू 1 to 1। ओके, तो यहाँ आप इसको सिंपलीफाई करें तो आपको मिलेगा 10, 14 माइनस 1 इज 13 डिवाइडेड बाय 1 to 1। तो आप आराम से देख सकते हो इसकी वैल्यू जो होगी वो मिलेगी आपको 1.07 वोल्ट। So this is the potential difference between E and F। बेटा यहाँ आपको सिर्फ डिवाइड करना है, तो अगर आप देखें 126 डिवाइडेड बाय 1089, आप 3 से डिवाइड कर सकते हो, 3 4s are 3 2s are 3 3s are 3 6s are 3 3s are, फिर 3 से 3 1s are 3 4s are 3 1s are 3 2s are 3 1s are, तो आपको मिलता है 14 डिवाइडेड बाय 121। तो बेटा नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।